हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग अगली यूनिट पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र की, जिसका नाम है बाजार के प्रकार और मूल्य का निर्धारण। किसका? बाजार के प्रकार और उसके मूल्य का निर्धारण। तो जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाजार क्या है, उसकी विशेषता है। किसकी? बाजार क्या है, उसकी विशेषता। तो बाजार का अर्थ सुनो ध्यान से। बाजार क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता, यहाँ सुनिएगा, साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार उस स्थान कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता बहुत सी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में इसका व्यापक अर्थ लगाया जाता है, जहां पर क्रेता और विक्रेता स्वतंत्रता पूर्वक समान मूल्य पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे बाजार कहते हैं। पर जिसको आपने देखा होगा, हमारे गांव में जो बाजार लगता है वो बाजार ही कहलाता है। अब ध्यान सुनिएगा, बाजार की विशेषताएं 5 है। क्षेत्र, वस्तु, क्रेता विक्रेता, समान मूल्य। ध्यान सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं। क्षेत्र, वस्तु, क्रेता विक्रेता, स्वतंत्र पूर्ण प्रतियोगिता और समान मूल्य। हमारा पहला पॉइंट क्या था दोस्तों? क्षेत्र। बाजार के लिए एक निश्चित क्षेत्र की आवश्यकता होती है जहां पर बाजार लगाया जाता है। सेकंड पॉइंट आएगा वस्तु। भाई बाजार के लिए एक निश्चित वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे खरीदा और बेचा जाता है। थर्ड पॉइंट आएगा क्रेता और विक्रेता। अरे भाई बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि क्रेता वस्तु को खरीदता है और विक्रेता वस्तु को बेचता है। हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा स्वतंत्र प्रतियोगिता। भाई बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती। क्रेता किसी से भी माल खरीद सकता है और विक्रेता किसी को भी माल बेच सकता है। हमारा लास्ट पॉइंट आएगा समान मूल्य। भाई बाजार में वस्तुओं का मूल्य एक समान होता है। क्या बोला मैंने? बाजार में सभी प्रकार की वस्तुओं का मूल्य हमेशा एक समान होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि एक दुकानदार टमाटर 20 रुपए किलो दे रहा है तो दूसरा दुकानदार भी 20 रुपए किलो ही देगा। इस प्रकार इसका मूल्य कैसा होता? समान। हमारा अगला प्रश्न है बाजार मूल्य क्या है। ध्यान सुनिए, कौन सा मूल्य? बाजार मूल्य। अरे भाई बाजार में वस्तु का जो मूल्य होता है कहलाता है बाजार मूल्य। तो आंसर का ध्यान देना, बाजार मूल्य क्या है। ध्यान से, क्या बोला क्वेश्चन मैंने? बाजार मूल्य क्या है। तो बाजार मूल्य को अल्पकालीन मूल्य कहते हैं। कौन सा मूल्य कहते हैं? अल्पकालीन। बाजार मूल्य को अल्पकालीन मूल्य कहते हैं और यह अल्पकाल में मांग और पूर्ति के सामने द्वारा लागू होता है। इसमें मांग के अनुसार पूर्ति करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। हम गोदाम में रखे माल से ही मांग की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु नए माल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है सामान्य मूल्य क्या? कौन सा मूल्य? सामान्य मूल्य। ध्यान से सुनिएगा, सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य को दीर्घकालीन मूल्य कहते हैं। यह दीर्घकाल में मांग और पूर्ति के सामने द्वारा लागू होता है। इसमें मांग के अनुसार पूर्ति करने का प्राप्त समय मिल जाता है। इसके अनुसार, अरे मांग के अनुसार पूर्ति करने का प्राप्त समय मिल जाता है। हम 2 पारियों में काम कराकर मांग की पूर्ति कर सकते हैं या नई फर्मों की स्थापना करके मांग के अनुसार पूर्ति कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आईएमपी क्वेश्चन है, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या अंतर है। तो दोस्तों बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य का अंतर करेंगे तो इससे बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य की विशेषता भी हो जाएगी। तो पहले आधार देख लो अंतर के। क्या आएगा? काल, प्रचलन, संतुलन, लागत, पर्याप्त समय और आएगा सक्रिय। तो ये मैंने आधार बता दी। पहला आधार ध्यान से सुनिएगा, क्या आएगा आपका? काल। क्या आएगा? काल। तो भाई बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? काल। बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है। सेकंड पॉइंट आएगा प्रचलन। बाजार मूल्य विशेष समय में प्रचलित होता है, सामान्य मूल्य हर समय प्रचलित होता है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? संतुलन। इसमें मांग और पूर्ति का अस्थायी संतुलन होता है, इसमें मांग और पूर्ति का स्थायी संतुलन होता है। लागत, भाई इसमें वस्तु की लागत कम या अधिक हो सकती है, इसमें वस्तु की लागत हमेशा बराबर रहती है। इसमें कम ज्यादा हो जाएगा, इसमें कैसे रहेगी? वैसे के वैसी। आपने बाजार में देखा होगा, जब बाजार लगता है तो सुबह सुबह जाओ तो सस्ती वस्तु मिल जाती है, दोपहर में महंगी हो जाती है और शाम के समय फिर सस्ती हो जाती है। हमारा अगला पॉइंट आएगा पर्याप्त समय। क्या आएगा? पर्याप्त समय। इसमें मांग के अनुसार पूर्ति करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता, इसमें मांग के अनुसार पूर्ति करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है सक्रिय। लास्ट पॉइंट कौन सा? सक्रिय। अरे भाई इसमें मांग सक्रिय रहती है, इसमें पूर्ति सक्रिय रहती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है
बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या संबंध है? अभी अपन ने अंतर पढ़ लिया था, अब क्या पढ़ेंगे उनका संबंध। संबंध कैसा है तो ध्यान सुनिएगा। आंसर, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर होते हुए भी घनिष्ठ संबंध है। बाजार मूल्य के बिना सामान्य मूल्य की कल्पना नहीं की जा सकती और सामान्य मूल्य के बिना बाजार मूल्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि बाजार मूल्य हमेशा सामान्य मूल्य के आसपास चक्कर लगाता है, जबकि सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के पास ही रहता है, निकट रहता है, करीब रहता है। आगे सुनिएगा ध्यान से। प्रोफेसर मार्शल ने बाजार मूल्य की तुलना तूफानी समुद्र से की है। जिस प्रकार समुद्र में तूफान आने पर उसकी लहरें ऊपर नीचे होती है, ठीक उसी प्रकार बाजार में भी वस्तुओं की कीमत ऊपर नीचे होती है। सुबह जाओ तो वस्तु की कीमत कुछ और होती है, दोपहर में जाओ तो कुछ होती है और शाम तक कीमत और कुछ हो जाती है। आगे सुनिएगा। प्रोफेसर मार्शल ने सामान्य मूल्य की तुलना शांत समुद्र से की है। जिस प्रकार शांत समुद्र में लहरें ऊपर नीचे नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सामान्य मूल्य में वस्तु की कीमत ऊपर नीचे नहीं होती। हमारा अगला प्रश्न है, आईएमपी क्वेश्चन है, क्या एकाधिकारी बिना मुकुट का राजा होता है? हाँ भाई, बिना ताज बिना मुकुट का राजा होता है। तो ध्यान से सुनेगा भैया। पहले इसके बारे में कुछ प्रोफेसरों की बात बता दूं, कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार बता दूं, फिर बात करेंगे। पहले अर्थशास्त्री हमारे चेम्बरलिन, उन्होंने क्या कहा, एकाधिकारी वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु की पूर्ति, सप्लाई किसी वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित करता है। इसके बारे में हमारे मेहता साहब, जे.के. मेहता, प्रोफेसर अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि एकाधिकारी वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु की कीमत को नियंत्रित करता है। अब मैं इसके बारे में आंसर बता दूं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या एकाधिकारी बिना मुकुट का राजा होता है? एकाधिकारी बिना मुकुट का राजा होता है। इस बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग विचार है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एकाधिकारी बिना मुकुट का राजा होता है और कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एकाधिकारी बिना मुकुट का राजा नहीं होता है। ध्यान सुनिएगा। एकाधिकारी बाजार में एक ही विक्रेता होता है, इसलिए वह अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु की कीमत अधिक रखता है और अधिक लाभ कमाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी बिना मुकुट का राजा होता है। किंतु यह हमेशा संभव नहीं है। यदि कोई दुकानदार या विक्रेता वस्तु की कीमत अधिक रखता है तो धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या कम होती जाती है और उसे आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी बिना मुकुट का राजा नहीं होता। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? कौन सी प्रतियोगिता? पूर्ण प्रतियोगिता। तो ध्यान सुनिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें क्रेता और विक्रेता स्वतंत्रता पूर्वक समान मूल्य पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और दोनों को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में संख्या भी ज्यादा होगी और उनको बाजार की पूर्ण जानकारी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? भाई, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है, क्या बोला मैंने? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जहां पर क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक नहीं होती है और वे स्वतंत्रता पूर्वक समान मूल्य पर वस्तुओं का क्रय विक्रय भी नहीं करते हैं। देखा जाए तो अपने पूर्ण प्रतियोगिता को ही पढ़ा, अपूर्ण को भी पढ़ा। तो पूर्ण में जानकारी होती है और अपूर्ण में जानकारी नहीं होती। अब दोनों के अर्थ के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उनके आधार बता रहा हूं। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता का अंतर करेंगे तो एक साइड पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता हो जाएगी, एक साइड अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता हो जाएगी। तो पहले पढ़ते हम लोग आधार। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या पढ़ेंगे अपन? आधार। पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का अंतर। तो अंतर के आधार में आएगा क्रेता विक्रेता की संख्या, बाजार का पूर्ण ज्ञान, समान मूल्य, समानता और आएगा लोचता। तो पहला पॉइंट क्या हमारा भाई? क्रेता विक्रेता की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत कम होती है। सेकेंड पॉइंट आएगा बाजार का पूर्ण ज्ञान। भाई, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान रहता है कि भाई बाजार कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता। हमारा अगला पॉइंट है समान मूल्य। भाई, एक समान मूल्य या समान मूल्य। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य हमेशा एक समान रहता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य असमान रहता है। अलग अलग दुकानदार द्वारा अलग अलग मूल्य रखा जाता है। समानता। अगला पॉइंट क्या हमारा? समानता। तो
तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे किराना तो किराना किराना, कपड़े तो कपड़े कपड़े, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में असमान वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है लोचता। लोचता मतलब लोचदार, घटाना और बढ़ाना, आसानी से इसे बढ़ाया जा सके और घटाया जा सके। जैसे आपने रबड़ देखी होगी ना, जो फ्लेक्सिबल होती है, वैसे ही। तो पॉइंट क्या हमारा लोचता, इसमें लोचता पाई जाती है ताकि इसे आसानी से घटाया बढ़ाया जा सके। इसमें लोचता नहीं पाई जाती। हमारा अगला प्रश्न है बाजार का वर्गीकरण करो या फिर बाजार के प्रकार को समझाइए। तो दोस्तों बाजार का वर्गीकरण की बारी आए या प्रकार की बारी आए तो बाजार 5 प्रकार का होता है। क्षेत्र के आधार पर, बिक्री के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर और वैधानिकता के आधार पर। तो बाजार कितने प्रकार का होता है? 5। क्षेत्र, बिक्री, समय, प्रतियोगिता और वैधानिकता। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, पांचों कभी नहीं पूछा जाता, एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग कहोगे क्षेत्र के आधार पर बाजार 4 प्रकार का होता है, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। जोर से बोलो, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। मतलब स्थानीय बाजार, प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब 2 नंबर में कभी कभी आता है कि स्थानीय बाजार क्या है? कौन सा बाजार? स्थानीय बाजार। तो ध्यान सुनिएगा, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एक निश्चित स्थान पर रहकर ही वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। जैसे दूध, सब्जी, फल, ईंट, पत्थर, रेत आदि। हमारा सेकंड पॉइंट था प्रांतीय बाजार क्या है? भाई जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एक प्रांत मतलब राज्य में रहकर वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे प्रांतीय बाजार कहते हैं। जैसे लाख की चूड़ी और पगड़ी, लाख की चूड़ी और पगड़ी। हमारा तीसरा पॉइंट आएगा राष्ट्रीय बाजार। पर जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता संपूर्ण देश में फैले हुए रहते हैं या देश में कहीं पर भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे राष्ट्रीय बाजार या देशी बाजार भी कहते हैं। जैसे धोती, साड़ी और गांधी टोपी। हमारा चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। पर जब किसी वस्तु के किसके भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता संपूर्ण विश्व में रहकर या संपूर्ण विश्व में कहीं से भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पेट्रोल आदि। हमारा ध्यान सोना हमारा अगला प्रश्न है बाजार का वर्गीकरण करो या फिर बाजार के प्रकार को समझाइए। तो दोस्तों बाजार का वर्गीकरण की बारी आए या प्रकार की बारी आए तो बाजार 5 प्रकार का होता है। क्षेत्र के आधार पर, बिक्री के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर और वैधानिकता के आधार पर। तो बाजार कितने प्रकार का होता है? 5। क्षेत्र, बिक्री, समय, प्रतियोगिता और वैधानिकता। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, पांचों कभी नहीं पूछा जाता, एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग कहोगे क्षेत्र के आधार पर बाजार 4 प्रकार का होता है, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। जोर से बोलो, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। मतलब स्थानीय बाजार, प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब 2 नंबर में कभी कभी आता है कि स्थानीय बाजार क्या है? कौन सा बाजार? स्थानीय बाजार। तो ध्यान सुनिएगा, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एक निश्चित स्थान पर रहकर ही वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। जैसे दूध, सब्जी, फल, ईंट, पत्थर, रेत आदि। हमारा सेकंड पॉइंट था प्रांतीय बाजार क्या है? भाई जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एक प्रांत मतलब राज्य में रहकर वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे प्रांतीय बाजार कहते हैं। जैसे लाख की चूड़ी और पगड़ी, लाख की चूड़ी और पगड़ी। हमारा तीसरा पॉइंट आएगा राष्ट्रीय बाजार। पर जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता संपूर्ण देश में फैले हुए रहते हैं या देश में कहीं पर भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे राष्ट्रीय बाजार या देशी बाजार भी कहते हैं। जैसे धोती, साड़ी और गांधी टोपी। हमारा चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। पर जब किसी वस्तु के किसके भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता संपूर्ण विश्व में रहकर या संपूर्ण विश्व में कहीं से भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पेट्रोल आदि। हमारा अगला पॉइंट है
बिक्री के आधार पर बाजार के प्रकार। बिक्री के आधार पर बाजार 7 प्रकार के होते हैं। साधारण बाजार, विशिष्ट बाजार, ग्रेडिंग बाजार, ट्रेडिंग बाजार, थोक बाजार, फुटकर और नमूना। तो कोडवर्ड क्या आएगा? साधारण, विशिष्ट, ग्रेडिंग, ट्रेडिंग, थोक, फुटकर और नमूना। तो साधारण बाजार क्या? ध्यान से सुनिएगा। साधारण बाजार को मिश्रित बाजार भी कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे गांव की मंडी और गांव का बाजार। हमारा सेकंड पॉइंट है विशिष्ट बाजार। कौन सा बाजार? विशिष्ट। जब किसी बाजार में विशेष प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे विशिष्ट बाजार कहते हैं, जैसे सराफा बाजार सोना चांदी के लिए, कपड़ा बाजार कपड़ों के लिए। हमारा अगला पॉइंट है ग्रेडिंग बाजार। कौन सा बाजार? ग्रेडिंग। जब वस्तु का क्रय विक्रय ग्रेड या किस्मों के आधार पर किया जाता है तो उसे ग्रेडिंग बाजार कहते हैं, जैसे गेहूं, हीरा मोती, सरबती, लखपति, 147। ये सब गेहूं की वैरायटी है। हमारा अगला पॉइंट है ट्रेडिंग बाजार। जब वस्तु का क्रय विक्रय उनके ट्रेड या चिन्हों के आधार पर किया जाता है तो उसे ट्रेडिंग बाजार कहते हैं। इसमें वस्तु के रंग, रूप, आकार और गुण के आधार पर कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह दे दिए जाते हैं, जिन्हें हम ट्रेडिंग बाजार कहते हैं, जैसे बाटा के जूते, है ना भैया, भूलिएगा मत, डाबर आंवला तेल। हमारा अगला पॉइंट है थोक बाजार। कौन सा बाजार? थोक बाजार। भाई थोक बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां पर अधिक मात्रा में वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, वह थोक बाजार कहलाता है। इसमें फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से अधिक मात्रा में माल का क्रय करते हैं। पॉइंट है फुटकर बाजार। कौन सा बाजार? फुटकर बाजार। फुटकर बाजार वह बाजार होता है जहां पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, फुटकर बाजार कहलाता है। इसमें ग्राहक या उपभोक्ता फुटकर व्यापारियों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का क्रय विक्रय करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है नमूने का बाजार। दिस इज द सैंपल, है ना जैसा भैया। जब कौन सा बाजार? नमूने का बाजार। जब माल का नमूना या सैंपल दिखाकर वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे नमूने का बाजार कहते हैं। इसे सैंपल भी कहते हैं। इसमें दुकानदार का संपूर्ण माल गोदाम में रखा रहता है और वह दुकान पर माल का सैंपल दिखाकर क्रय विक्रय करता है। हमारा तीसरा मेन पॉइंट है समय के आधार पर बाजार के प्रकार। तो समय के आधार पर बाजार 4 प्रकार का होता है। अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन। अब पहला पॉइंट क्या था? अति अल्पकालीन। भाई अति नाम से दिखा, अति, अति का मतलब होता बहुत, अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और काल का मतलब होता समय। तो ऐसा बाजार जो बहुत कम समय के लिए किया जाता है अति अल्पकालीन बाजार कहलाता है, जैसे दूध और सब्जी का बाजार। हमारा सेकंड पॉइंट था अल्पकालीन बाजार। अब नाम में देखिएगा अल्पकाल, अल्प का मतलब होता है कम और काल का मतलब क्या होता है? समय। तो अल्पकालीन बाजार से ऐसे बाजार से है जो कम समय के लिए किया जाता है, वह अल्पकालीन बाजार कहलाता है, जैसे मिठाइयों का बाजार। हमारा तीसरा पॉइंट है दीर्घकालीन बाजार। फिर नाम को देखिएगा दीर्घकाल, दीर्घ का मतलब होता है अधिक और काल का मतलब होता है समय। तो ऐसा बाजार जो अधिक समय के लिए किया जाता है वह दीर्घकालीन बाजार कहलाता है, जैसे कपड़ों का बाजार। हमारा लास्ट पॉइंट है अति दीर्घकालीन बाजार। नाम को देखिएगा अति दीर्घकालीन। अति मतलब बहुत, दीर्घ मतलब अधिक और काल मतलब समय। तो ऐसा बाजार जो बहुत अधिक समय के लिए किया जाता है अति दीर्घकालीन बाजार कहलाता, जैसे सोना चांदी का बाजार। हमारा अगला मेन पॉइंट आएगा, ध्यान सुनिएगा। पहला क्या था? क्षेत्र, दूसरा क्या था? बिक्री, तीसरा क्या था? समय। तो चौथा आएगा प्रतियोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतियोगिता के आधार पर। बाजार 3 प्रकार का होता है, पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार, एकाधिकार बाजार। तो पहला देखते हैं पूर्ण बाजार। अब भाई जब पूर्ण बाजार वह बाजार होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता स्वतंत्रता पूर्वक समान मूल्य पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। अपूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार वह बाजार होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता स्वतंत्रता पूर्वक समान मूल्य पर वस्तु का क्रय विक्रय नहीं करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या आएगा? एकाधिकार। अरे भाई एक नाम को देखिएगा एकाधिकार, पर जिस पर एक का हो अधिकार। एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें
एक ही विक्रेता के द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, वही उस वस्तु का उत्पादन करता है, निर्माण करता है और विक्रय भी वही करता है। क्या कहलाएगा? एकाधिकार बाजार। हमारा पांचवा लास्ट पॉइंट है वैधानिकता के आधार पर। तो दोस्तों, वैधानिकता के आधार पर बाजार दो प्रकार का होता है, वैध और अवैध। वैध और अवैध। तो वैध देख लेते हैं। वैध बाजार वह बाजार होता है जहां पर ऐसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है जिसे कानून के द्वारा मान्यता दी जाती है। वैध बाजार को ही उचित बाजार कहलाता है। क्या कहते हैं? वैध बाजार को उचित बाजार कहते हैं, जैसे किराना का बाजार, कपड़े का बाजार आदि। हमारा अगला पॉइंट है अवैध बाजार। अरे भाई, अवैध बाजार को काला बाजार भी कहते हैं। ऐसा बाजार जिसे कानून मान्यता नहीं देता है और फिर भी वह बाजार किया जाता है, उसे अवैध बाजार कहते हैं। जैसे गांजा, चरस, अफीम, मतलब कुल मिलाकर सभी 2 नंबर के काम। हमारा अगला प्रश्न है बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। मतलब ऐसे कौन कौन से तत्व जिससे बाजार प्रभावित होता है? मतलब कभी ग्राहकों की संख्या ज्यादा हो जाती है, कभी ग्राहकों की संख्या कम। तो ध्यान से सुनिएगा, आंसर आएगा बाजार के विस्तार को 2 तत्व प्रभावित करते हैं। कितने तत्व? 2। नंबर 1 देश की आंतरिक दशाएं, नंबर 2 वस्तु के गुण। अब आप पूछोगे देश की आंतरिक दशा, तो ध्यान सुनिएगा देश की आंतरिक दशाएं क्या क्या आएगी। तो सुनिएगा, देश में पहला पॉइंट आंतरिक दशाओं के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में? मैं सबसे पहले आपको देश की आंतरिक दशा के बारे में बता रहा हूं। तो सुनिएगा, नंबर 1 देश में शांति, सुरक्षा और विश्वास। सेकेंड यातायात के साधन, विज्ञापन के साधन, बैंकिंग सुविधा और सरकार की व्यापारिक नीति। तो पहले पॉइंट ध्यान सुनिएगा, पहला क्या था? देश में शांति, सुरक्षा और विश्वास। ध्यान सुनिएगा, जिस देश में शांति, सुरक्षा और विश्वास होगा वहां का बाजार अधिक विकसित होगा, और जिस देश में शांति, सुरक्षा और विश्वास नहीं होगा वहां का बाजार कम विकसित होगा। सेकेंड पॉइंट था हमारा विज्ञापन के साधन। क्या के साधन? विज्ञापन साधन। जिस देश में विज्ञापन के साधन अधिक होंगे वहां का बाजार अधिक विकसित होगा, जिस देश में विज्ञापन के साधन नहीं होंगे वहां का बाजार कम विकसित होगा। यातायात के साधन, आने जाने के, घोड़ा गाड़ी, टेम्पो, माल लोडिंग, ऑटो वगैरह। पर जिस देश में यातायात के साधन अधिक होंगे वहां का बाजार अधिक विकसित होगा, और जिस देश में यातायात के साधन कम होंगे वहां का बाजार कम विकसित होगा। अगला पॉइंट आएगा बैंकिंग सुविधा। भाई जिस देश में बैंकिंग सुविधा सबसे अच्छी होगी वहां का बाजार अधिक विकसित होगा, और जिस देश में बैंकिंग सुविधा नहीं होगी या खराब होगी वहां का बाजार कम विकसित होगा। हमारा इसका लास्ट पॉइंट है सरकार की व्यापारिक नीति। जिस देश में सरकार की व्यापारिक नीति व्यापारियों के लिए अच्छी होगी वहां का बाजार अधिक विकसित होगा, और जिस देश में सरकार की व्यापारिक नीति अच्छी नहीं होगी वहां का बाजार कम विकसित होगा। ये तो हो गई थी हमारे देश की आंतरिक दशा। भाई कितने पॉइंट बताए थे मैंने? 5। पहला बताया था देश में शांति, सुरक्षा और विश्वास। दूसरा बताया था यातायात के साधन। तीसरा विज्ञापन के साधन। चौथा बैंकिंग सुविधा, और 5वां क्या था? सरकार की व्यापारिक नीति। अब रह गया था हमारा वस्तु के गुण। मैंने पहले कहा था, क्वेश्चन क्या था कि बाजार के विस्तार को कौन से तत्व प्रभावित करते? तो 2। पहला क्या था? देश की आंतरिक दशा। दूसरा क्या था? वस्तु के गुण। अब बात करेंगे वस्तु के गुण कैसे होना चाहिए। किसके गुण? वस्तु के गुण। विस्तृत मांग, टिकाऊपन, वहनीयता, मूल्य में स्थिरता और पर्याप्त पूर्ति। हमारा सेकंड मेन पॉइंट आएगा वस्तु के गुण। वही वस्तु में कौन कौन से गुण होना चाहिए जिससे उस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा कि बाजार के विस्तार को प्रभावित करने में वस्तु के गुण का क्या योगदान है। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? विस्तृत मांग। कौन सी मांग? विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है ज्यादा या फिर अधिक। जिस वस्तु की मांग अधिक, ध्यान सुनिएगा पॉइंट क्या? विस्तृत मांग। जिस वस्तु की मांग अधिक होगी उसका बाजार अधिक विकसित होगा, और जिस वस्तु की मांग कम होगी उसका बाजार कम विकसित होगा। जैसे हम सुबह सुबह टाटा या गुडरिक चाय पीते हैं तो भाई उसकी मांग अधिक होगी। सेकेंड पॉइंट आएगा विस्तृत मांग हो गया। टिकाऊपन। टिकाऊपन का मतलब होता है मजबूती। जिस वस्तु में मजबूती और टिकाऊपन होगा उसका बाजार अधिक विकसित होगा, और जिस वस्तु में मजबूती और टिकाऊपन नहीं होगा उसका बाजार कम विकसित होगा। जैसे हम देखें प्लास्टिक के सामान में, प्लास्टिक की जो चेयर आती है वो सेकेंड का माल आता है और फर्स्ट का माल आता है। अगर फर्स्ट का माल देखे तो बहुत अच्छा प्लास्टिक आता है जो नरम और फ्लेक्सिबल होता है, वो टिक जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक कड़क आता है वो टूट जाएगा।
हमारा हो गया भाई, विस्तृत मांग हो गया। टीका ओपन। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? वहनीता। वहनीता का मतलब होता है वजन में हल्की। जो वस्तु वजन में हल्की होगी उनका बाजार अधिक विकसित होगा, और जो वस्तु वजन में भारी होगी उनका बाजार कम विकसित होगा। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंदौर भोपाल में सोना चांदी सस्ता है तो हम लेने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इंदौर भोपाल या जबलपुर या जलगांव में ईंट रेत पत्थर कम दामों में मिल रहे तो हम लेने के लिए जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसका भाड़ा का लग जाएगा कीमत से ज्यादा। और अगला पॉइंट आएगा मूल्य में स्थिरता। तो जिस वस्तु के मूल्य में स्थिरता होगी उसका बाजार अधिक विकसित होगा, और जिस वस्तु के मूल्य में स्थिरता नहीं होगी उसका बाजार कम विकसित होगा। हमारा लास्ट पॉइंट है पर्याप्त पूर्ति। पर्याप्त पूर्ति, भाई दुकानदार जिस वस्तु की पूर्ति आसानी से कर देगा या जो वस्तु बाजार में उपलब्ध होगी उसका बाजार अधिक विकसित होगा, और जिस वस्तु की पर्याप्त पूर्ति नहीं होगी उनका बाजार कम विकसित होगा। दोस्तों, ये हमारा अर्थशास्त्र का चैप्टर था बाजार और मूल्य निर्धारण। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।